हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपना एक नया टॉपिक शुरू होगा और टॉपिक का नाम है आपका गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राचीन भारत का और एक बड़ा टॉपिक भी है। यहाँ से 3 लेक्चर होंगे आपके गुप्त साम्राज्य के। आज का आपका लेक्चर होगा, पहला लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में आज आपकी क्या-क्या होगा वो आपको मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ से आप मैप देखते हो तो मैप के माध्यम से आपको ये पता चल जाता है कि गुप्त साम्राज्य कितना विस्तरित था। गुप्त साम्राज्य की जो सीमाएं हैं कुल मिला के यहाँ तक करके, यहाँ तक गुप्त साम्राज्य था पहले। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैप के ऊपर गुप्त साम्राज्य यहाँ तक था। हमने मैप उठा लिया ताकि आपको डाउट न रहे, ये गुप्त साम्राज्य की सीमा थी। और इसका वैसे भारत का क्षेत्रफल कुल मिला के यहाँ तक जो आज के समय का है कुछ इस प्रकार से, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र हुआ करता, लेकिन गुप्त साम्राज्य कुछ इतना था। और गुप्त साम्राज्य के अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा आपका सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका, एक तो श्रीगुप्त के बारे में पढ़ेंगे जो इनके संस्थापक हैं, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की है। फिर है उनका सुपुत्र घटोत्कच गुप्त। फिर आते हैं इनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि महान शासक होते हैं। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, ये इनसे भी महान होते हैं। तो आज हम 4 शासकों के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे हम फिर इसके 3 और शासकों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हुए तो करीब-करीब 10 के आसपास हैं, लेकिन जो एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके शासनकाल में कुछ विशेष घटनाएं होती हैं, उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। तो आज के लेक्चर में आपका श्रीगुप्त रहेगा, घटोत्कच गुप्त रहेगा, चंद्रगुप्त प्रथम रहेगा, समुद्रगुप्त रहेगा। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि बड़ा ही ये संगीत प्रेमी था, एक सिक्का मिला था, उसके ऊपर वीणा बजाते हुए इनकी फोटो पाई गई थी। और जो भी हम यहाँ पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना ऐप शिक्षा युग 2.0 से, बिल्कुल फ्री है। कंटेंट फ्री है, वीडियो लेक्चर फ्री है। आपके लिए हम काफी मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट का भी आपका खर्चा है वो भी आपसे नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल फ्री है। तो हो सके तो वीडियो को आप शेयर करें, नोट्स को भी आप शेयर करें, किसी बच्चे को काम आ सकते हैं नोट्स भी। तो गुप्त काल की बारे में पढ़ेंगे हम। गुप्त काल के संस्थापक हैं श्री गुप्त हैं। ये कौन है? संस्थापक हैं। और इनका काल होता है 240 से 280 ईस्वी तक। और इनसे अगले का होता है फिर 280 से 319 तक, आगे 319 से 350 तक। तो एक बार स्टार्टिंग वाले के बारे में हम पढ़ते हैं, श्रीगुप्त के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो कौन होते हैं? श्रीगुप्त होते हैं, श्रीगुप्त। इनका नाम तो पहले गुप्त है, लेकिन ये शासक बनने के बाद इनको श्री की उपाधि लगाते हैं और ये श्रीगुप्त कहलाते हैं। कुछ स्रोतों से ये भी पता चलता है कि ये सामंतों के अधीन काम करते थे, यानी कि ये संपूर्ण रूप से स्वतंत्र राजा या स्वतंत्र प्रशासक शासक नहीं थे, ये सामंतों के अधीन काम करने वाले थे। श्रीगुप्त और जो घटोत्कच गुप्त हैं वो। चंद्रगुप्त प्रथम है वो स्वतंत्र शासक होते हैं। तो सबसे पहले गुप्त वंश के बारे में देखते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक होते हैं श्रीगुप्त, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज सामंतों की उपाधि होती थी, जिससे पता चलता है कि वह किसी शासक के अधीन शासन करते थे। वो किसी शासक के अधीन शासन करते थे, स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करते थे। इत्सिंग के विवरण के अनुसार, ये लेखक इत्सिंग के विवरण के अनुसार उसने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदिरों का निर्माण किस वंश में प्रारंभ हुआ है? तो गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। गुप्त काल में, गुप्त काल में मंदिर निर्माण प्रारंभ हुए हैं। मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर के खर्च के लिए 24 ग्राम या 24 गांव दान में दिए थे। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का अगला शासक बनता है। इसके बाद किसका नंबर आता है? घटोत्कच गुप्त का। संस्थापक श्रीगुप्त हैं, लेकिन इतने मजबूत शासक नहीं होते हैं। समय ऐसे ही चल रहा है कि उस समय कुषाण वंश है या और जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनका भी अस्तित्व कमजोर होता जा रहा है। और ये मगध के आसपास का एक क्षेत्र है, यहाँ पे ये लोग
अपनी सत्ता को मजबूत कर रहे हैं, और जो आपका पश्चिम उत्तर क्षेत्र है और जो आपका कुषाणों का क्षेत्र है, शकों का क्षेत्र है, वो शासक कमजोर होते जा रहे हैं और एक नई शक्ति का उदय होता है। और वो नई शक्ति का उदय किसके रूप में होता है? गुप्त वंश के रूप में होता है। तो इनसे अगला जो शासक होता है वो घटोत्कच होता है। घटोत्कच गुप्त का समय है 280 से 319 ईस्वी तक। 280 में ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की, इसने भी महाराज की उपाधि धारण की है, न कि अब एक और है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, वो आगे चल के आएंगे। कौन? अभी बताते हैं आपको। तो ये इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की, और महाराज की उपाधि सामंतों की उपाधि थी। इससे पता चलता है कि सामंतों के अधीन प्रशासन क्या करते थे, शासन क्या करते थे। प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धपुर ताम्र पत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। तो प्रभावती गुप्त के पूना और रिद्धपुर ताम्र अभिलेख हैं, उनमें श्रीगुप्त को नहीं, घटोत्कच गुप्त को प्रथम शासक बताया गया है, प्रथम राजा बताया गया है। और वैसे प्रथम राजा कौन है? श्रीगुप्त होते हैं। इसका राज्य संभवतः मगध के अगल बगल का ही है, मगध के अगल बगल का ही सीमित रहता है। इसके बाद जो समय आता है उसमें क्षेत्र का विस्तार करते हैं, लेकिन इस समय ज्यादा बड़ा राज्य नहीं था। उसने लगभग 319 ईस्वी तक शासन किया। किसने? घटोत्कच गुप्त ने, जो दूसरे नंबर पे आते हैं। और स्कंद गुप्त के सुपिया के लेख, जो रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, रीवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है, में भी गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है। स्कंदगुप्त का जो लेख है सुपिया लेख, सुपिया लेख में क्या बताया गया है कि गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ होती है। ये भी किसको मानते हैं? घटोत्कच के समय से, न कि श्रीगुप्त के समय से। अतः इससे ज्ञात होता है कि गुप्तों का राजनीतिक इतिहास, जो गुप्तों का गुप्त काल है, जो गुप्त वंश है, उनका राजनीतिक इतिहास है ना, वो घटोत्कच के समय से प्रारंभ होता है, घटोत्कच गुप्त के समय से प्रारंभ होता है। और एक घटोत्कच और भी होते हैं, कभी नाम सुना है तो रामायण आपने, वो महाभारत आपने देखी है तो घटोत्कच भीम के पुत्र होते हैं घटोत्कच। तो ये इनके शासन काल में, घटोत्कच के शासन काल में ही राजनीतिक इतिहास प्रारंभ होता है, घटोत्कच के शासन काल में। और इनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। एक चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं, एक चंद्रगुप्त दूसरे होते हैं, द्वितीय होते हैं, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। तो यहां हमें देखना है इनके बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, और फिर समुद्रगुप्त के बारे में। आज की क्लास में इन दो शासक के बारे में, 4 शासक हम पढ़ेंगे, इन 2 शासक के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पुट होते हैं वो यहीं से होता है, इन्हीं के शासनकाल में कुछ खास बातें हुई हैं। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो आपके लिए गुप्त वंश का शासक कौन था? श्रीगुप्त। और वास्तविक शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं वास्तविक इसको चंद्रगुप्त प्रथम को। उसके राज्याभिषेक की स्थिति 319 ईस्वी है। इसे गुप्त संवत का आरंभ में माना जाता है। और यहाँ पे गुप्त संवत का आरंभ होता है, ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि गुप्त संवत का आरंभ कब होता है। गुप्त संवत का आरंभ होता है 319 ईस्वी में। किसके समय में? चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक के दौरान इनके समय में होता है, 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भाग तक सीमित था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना शासन विस्तार कर लिया था। मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाया था। अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक करते हैं। ये जो अपना क्षेत्र है, तो मगध का इधर का क्षेत्र है, लास्ट में इलाहाबाद तक, यहाँ तक भी अल्लाहाबाद बोलते हैं। तो यानी कि जो क्षेत्र था वो बढ़ा के ऐसा कर लेते हैं, फिर इसके आगे आगे क्षेत्र को और भी विस्तार करते चलते चलेंगे। देखते हैं इनके बारे में कहाँ तक ये विस्तार करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराजा धीराज की, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इससे पहले जो उपाधि धारण करते थे वो महाराज की करते थे। ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इन्होंने क्या किया था? लिच्छवी राज्य की, उस समय का लिच्छवी राज्य एक बहुत ही फेमस राज्य हुआ करता, प्रसिद्ध राज्य हुआ करता। लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह कर लिया था। कुमार देवी से विवाह कर
लिच्छवियों की सहायता से अपनी शक्ति बढ़ाई, इसकी पुष्टि दो प्रमाणों से होती है। एक सिक्के हैं और भी देखते हैं। अब क्या होता है कि लिच्छवी वहां का उस समय प्रसिद्ध और एक महत्वपूर्ण और एक मजबूत राज्य होता है, और यहाँ वो शादी कर लेते हैं। आपको पता है कोई भी कैंडिडेट है अच्छी जगह शादी करेगा तो वो भी तो अपनी जमाई के लिए, अपने दामाद के लिए कुछ न कुछ अच्छा ही भेंट करेंगे या उनकी हेल्प करेंगे, और उन्हीं की सहायता से अपनी शक्ति को ये फिर मजबूत करते हैं, अपनी स्थिति को बढ़ाते हैं। नंबर 1 है इनकी स्वर्ण सिक्के। स्वर्ण सिक्के जिसमें चंद्रगुप्त कुमार देवी के बारे में बताया गया, जिनमें चंद्रगुप्त कुमार देवी के प्रकार, लिच्छवी प्रकार और राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार आदि हैं। और नंबर 2 पे आता है दूसरा प्रमाण है समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख, जिसमें उन्हें लिच्छवी दोहितर। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दोहितर कहा जाता है? समुद्रगुप्त के अभिलेख में, प्रयाग अभिलेख है। और किसका है? प्रयाग अभिलेख है समुद्रगुप्त का, जिसमें इसको चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दोहितर बोला गया है, लिच्छवी दोहितर बोला गया है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त कर लिया। क्या? वैशाली राज्य प्राप्त कर लिया। उसने अपने स्वर्ण सिक्के पर अपना और कुमार देवी का नाम गुदवाया। दोनों का, अपना और अपनी पत्नी कुमार देवी का, दोनों का नाम वहां पे उन्होंने लिखवाया था सिक्कों पर, स्वर्ण के यानी कि सोने के सिक्कों पर। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। इससे पहले सिक्के चल चुके हैं, लेकिन गुप्त काल में चांदी के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद इन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, और फिर ये क्या है, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, यानी कि अपना पद है वो त्याग देते हैं और अपने उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को नियुक्त कर देते हैं, और आप खुद संन्यास ले लेते हैं। फिर आता है समय अगला समुद्रगुप्त का, जिनका समय होता है 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक, 25 वर्ष का। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसने आर्यवर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया है। इन्होंने अच्छे खासे क्षेत्र को विस्तृत किया है, अच्छे खासे क्षेत्र पर विस्तार किया है। इन्हीं की मदद से तो आप ये क्षेत्र देख रहे हो, ये जो सारा का सारा, इन्हीं की मदद से ये क्षेत्र इतना बड़ा इनको मिला है। अब इनको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। अभी देखते हैं। इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ इतिहासकार हैं। इन्होंने अपनी एक रचना लिखी, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लेखक कौन है ये ध्यान में रखना, कई बार एग्जामिनर को और तो कुछ बातें याद आती नहीं है तो वो ये पूछ लेता है कि उसका लेखक कौन है। तो लेखक होते हैं इसके विंसेंट स्मिथ, और विंसेंट स्मिथ की रचना है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है इन्होंने। तो भारत का नेपोलियन किस गुप्त वंश के शासक को कहा गया है? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में और भी हैं, ये वीणा बजाते हुए उनके बारे में एक सिक्का मिला था, और यहां से पता चलता है कि ये क्या थे भाई? संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त को हरिसेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला बताया गया, यानी कि समुद्रगुप्त को बताया गया कि संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला, इसने संपूर्ण पृथ्वी को विजय कर लिया, ऐसा बताया गया है। इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार हिंदी में, क्योंकि ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जिस चीज का वर्णन किया जाए, एक हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन से फालतू या बाहर आप जाते हो उसको फिर बोल सकते हो आप यही कि ये अतिशयोक्ति हो चुकी है। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ये जो आप ये हैं नोट्स हैं, ये डाउनलोड कर लेना ऐप से, बिल्कुल आपको कहीं से मिलेंगे ये, बाकी ऐप से बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी आपको, करेक्ट, ओके। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अशोक निर्मित यह स्तंभ, तो आपका स्तंभ था ये प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ है।
ये अशोक ने निर्मित किया था और अशोक के बाद इसमें बहुत कुछ चेंजमेंट हुए हैं। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया। इस स्तंभ पर जहांगीर बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। इसमें क्या मिलता है, अशोक ने लिखवाए थे, उसके बाद समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। ये उठा के यहाँ कौशाम्बी से इलाहाबाद ले आए अकबर। फिर अकबर का भी कुछ उल्लेख मिलता है, फिर बीरबल का भी मिलता है, फिर जहांगीर का भी, ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त के विषय में लिखा है कि वे देवताओं में कुबेर। किसने लिखा है, हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन यहाँ लेखक हैं, जो हरिसेन यहाँ के लेखक, इन्होंने क्या लिखा कि समुद्रगुप्त देवताओं में कुबेर के समान है, धन के देवता के समान है, और समुद्र देव वरुण देव के समान है, और वर्षा के देवता इंद्र देव के समान है, और मृत्यु के देव हैं यम, उनके ये समान है, तुल्य है। प्रयाग प्रशस्ति, एरण अभिलेख और विभिन्न प्रकार की 6 मुद्राओं की मुद्राओं के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी रहता है, जो कि गरुड़, धनुर्धारी, परशुद्ध, अश्वमेघ, व्याघ्रहरण और वीणावादन से उसके संबंध में जानकारी मिलती है। ये जो सिक्के हैं, ये जो मुद्राएं हैं, यहाँ से इनके बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त महान विजेता थे, ये बात आपको पता है। इनकी कार्यशैली से, इनके द्वारा क्षेत्र को विजय करने से आपको पता चल जाता है कि समुद्रगुप्त एक महान विजेता रहे हैं। प्रयाग स्तंभ लेख के 7वें श्लोक से उनकी सामरिक विजयों का विवरण प्रारंभ होता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत में चंपू शैली में लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है, हरिसेन, और इन्होंने संस्कृत में चंपू शैली में लिखा है, चंपू शैली। यह अभिलेख इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर लिखा गया है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, अशोक स्तंभ, जिसमें समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा, राजा, विद्वान और कवि के रूप में बताया गया है। समुद्रगुप्त ने गुप्त शक्ति के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विजय की आक्रमण नीति को अपनाया। मध्य प्रदेश के सागर स्थित एरण में से प्राप्त एक लेख में समुद्रगुप्त को पृथु राघव आदि राजाओं से भी बढ़कर दानी बताया गया है। इस अभिलेख में उसकी पत्नी का नाम दत्त देवी है, कुमार देवी नहीं बताया गया है, दत्त देवी बताया गया है। इस अभिलेख में, एरण अभिलेख में, इसका पत्नी का नाम दत्त देवी बताया गया है। ओके, फिर आ जाते हैं समुद्रगुप्त की मुद्राएं, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। समुद्रगुप्त की मुद्राएं थी, गरुड़ है। सबसे पहला नंबर किसका आता है, गरुड़ का। गरुड़ प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त की नागवंशी राजाओं पर विजय के बारे में है। नागवंशी राजाओं के विजय के बारे में है। कौन सी, गरुड़ प्रकार की तो मुद्रा है वो। इन मुद्राओं में समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला बताया गया। किसने, सैकड़ों, यानी कि 100 से भी ज्यादा युद्ध जीते हैं। मुद्रा के पृष्ठ भाग पर सिंहासनीय देवी के साथ साथ पराक्रम शब्द अंकित है। अब सैकड़ों युद्ध जीते हैं, अब आप अंदाजा लगा सकते हो, सैकड़ों युद्ध, एक दिन में एक युद्ध नहीं जीता जाता। एक दिन में एक युद्ध जीतते हैं तो 100 दिन लग जाते हैं। सैकड़ों का मतलब है एक साल में एक युद्ध भी जीत जाए ना, तब भी बहुत होता है, और सैकड़ों का मतलब है 100 साल। बाकी पता नहीं, छोटे मोटे युद्ध जीत लिए होंगे, या फिर कई बार है कि इतिहास में कई बार थोड़ी सी व्याख्या बढ़ा चढ़ा के भी कर दी जाती है। धनुर्धारी प्रकार, इसके पृष्ठ भाग पर जो दूसरे प्रकार की मुद्रा है धनुर्धारी, इसके पृष्ठ भाग पर सिंह वाहिनी देवी के साथ साथ उसकी उपाधि अप्रतिरथ अंकित है। मुद्रा के मुख भाग पर राजा धनुष बाण लिए खड़ा हुआ है। राजा है वो मुद्रा के मुख भाग पर धनुष बाण लिए हुए खड़ा है। आप आओगे तो हम बाण चला देंगे। परशु प्रकार की, इसमें राजा परशु धारण किए हुए हैं, इसमें राजा परशु धारण किए हैं तथा उसकी उपाधि कृतांत यानी कि यम परशु अंकित है। पहली है गरुड़ प्रकार की, दूसरी है धनुर्धारी प्रकार की, और तीसरी है परशु प्रकार की। गरुड़ प्रकार की में नागवंशी राजाओं की विजय के बारे में बताया गया है और सैकड़ों युद्ध इन्होंने जीते हैं, ऐसे इसमें चर्चा की गई है। धनुर्धारी में सिंह वाहिनी देवी के साथ उपाधि बताई गई है और इसमें राजा धनुष लिए हुए खड़े हैं। तीसरी परशु प्रकार की, इसमें राजा परशु धारण किए हुए हैं। और फिर चौथी है, 6 प्रकार की बताई थी, चौथी है अश्वमेघ प्रकार। इस प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञों का, अश्वमेघ यज्ञ आपको याद है ना, अश्वमेघ यज्ञ क्या थे, यानी कि एक यज्ञ करके, एक हवन करके, यज्ञ करके घोड़े को छोड़ दिया जाता था
और वो घोड़ा जहां जहां जिस भी क्षेत्र से गुजरता था तो वहां का जो छोटा शासक होता था, अगर उसको वो बंदी नहीं बनाता तो वो उस इसका मतलब ये होता था उस राजा ने जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है, उस घोड़े छोड़ने वाले राजा की इन्होंने सत्ता अधीनता स्वीकार कर ली है। अगर वो घोड़े को बंदी बना लेता तो इसका मतलब है दोनों सेनाओं के बीच में अब युद्ध होगा। हार जीत के परिणाम अलग होते थे। इनकी मुद्रा पर यज्ञ रूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र तथा मुद्रा लेख राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर सौरगलोक की विजय करता है, ऐसा उत्कीर्ण किया गया है। अब यहाँ है एक बंधे हुए घोड़े का चित्र है और मुद्रा लेख राजाधिराज पृथ्वी को जीत कर, यानी कि पूरी पृथ्वी को जीत लिया इन्होंने और पूरी पृथ्वी को जीत कर अब सौरग लोक को जीतने की तैयारी कर रहे हैं। मे भी क्या हो सकता है, आपको बताओ भाई, क्या लग रहा है आपको? नंबर 5 पे आता है व्याघ्र हनन प्रकार। व्याघ्र हनन प्रकार में क्या है, इसमें समुद्रगुप्त को व्याघ्र का आखेट करते हुए, आखेट मतलब शिकार करते हुए दिखाया गया है। आखेट यानी शिकार करते हुए दिखाया गया है। पृष्ठ भाग पर गंगा घाटी के विजय के रूप में मकरवाहिनी गंगा मकरवाहिनी गंगा और राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। 3 शब्द हैं, मकरवाहिनी गंगा और राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। वीणा वादन प्रकार, छठे प्रकार की है वीणा वादन। इसमें समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने के साक्ष्य मिलते हैं। इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब आमतौर पर टीचर इतना पढ़ाते हैं कि समुद्रगुप्त को कला प्रेमी या संगीत प्रेमी दिखाया गया है या किस लिए, या कई बार बोलते हैं वो वीणा बजाते दिखाए गए हैं, तो इससे क्या अंदाजा या क्या पता चलता है वो संगीत प्रेमी है। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कौन सी मुद्रा पे ऐसा बताया गया है, कौन सी मुद्रा पे बताया गया है, तो वीणावादन प्रकार की मुद्रा। मुद्राओं के प्रकार है 6, वीणावादन, व्याघ्र हनन और अश्वमेघ और गरुड़ और धनुर्धारी और परशु प्रकार, 6 प्रकार की थी। अब आते हैं सैन्य अभियान। इन्होंने सैन्य अभियान में क्या क्या रणनीतियां अपनाई हैं, क्षेत्र विजय करने में इन्होंने क्या क्या नीतियां अपनाई हैं। इन्होंने कुछ भाग दक्षिण के भी जीते हैं, मध्य उत्तर भारत के भी जीते हैं, पश्चिम भाग के भी जीते हैं, पश्चिमोत्तर भाग के भी जीते हैं, काफी बड़े क्षेत्र का विस्तार किया है इन्होंने। देखते हैं इनके बारे में। समुद्रगुप्त एक महान सेनापति हैं, कुशल योद्धा। राजनीति पर राजगद्दी पर बैठते ही उसने दिग्विजय की योजना बनाई। अपने विजय अभियानों के द्वारा उसने संपूर्ण उत्तरी भारत पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो यहाँ का संपूर्ण उत्तरी भारत आप देखते हो पर, यानी कि इस क्षेत्र पर पूरे पे प्रभुत्व स्थापित इन्होंने कर लिया। इसके बाद की क्या क्या घटनाएं हैं, प्रथम चरण में ये क्या क्या करते हैं। प्रथम इनको इनके 5 चरण हैं, हाँ 5 चरण हैं। 5 चरण में से पहले चरण में क्या क्या करते हैं, पहले राउंड में ये कितना क्षेत्र विजित करते हैं। आर्यावर्त या उत्तरी भारत के 9 शासकों को पराजित किया। पहले चरण में पहले टारगेट में क्या करते हैं, आर्यावर्त या उत्तरी भारत के 9 शासकों को पराजित किया। प्रयाग प्रशस्ति में आर्यावर्त के 9 राजाओं रुद्रदेव, नंदी, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपतिनाथ, नागसेन, अच्युत्य, बलवर्मा का उल्लेख मिलता है। जैसे आपके एग्जाम में इतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि प्रथम चरण में इसने आर्यावर्त या उत्तरी भाग के 9 शासकों को पराजित किया और उत्तरी भारत पर इन्होंने कब्जा किया है। इन राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया। आपके लिए इंपॉर्टेंट जो बात होती है उतनी होती है प्रथम चरण में, क्योंकि इतने नाम याद नहीं रहते हैं। आर्यावर्त या उत्तरी भारत के 9 शासकों को इन्होंने पराजित किया है और अपने क्षेत्र में ये मिला लेते हैं। दूसरे चरण में क्या करते हैं, पंजाब के क्षेत्र को अपने शासन में मिला लेते हैं। पंजाब के क्षेत्र को अपने शासन में मिला लेते हैं। पंजाब के गणतंत्र जैसे अर्जुनायन, मालव योद्धे, माडक, जितने भी हैं इनको अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं दूसरे राउंड में। तीसरे राउंड में क्या करते हैं, फिर ये पहले दूसरे में एक, तीसरे में विंध्य क्षेत्र के 8 राज्यों को पराजित करते हैं। तीसरे में विंध्य क्षेत्र के शासकों को अपने अधीन करते हैं, विंध्य क्षेत्र को ये विजित करते हैं तीसरे राउंड में। चौथे राउंड में चलते हैं तो पल्लव राज्य समेत दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया इन्होंने। पल्लव राज्य समेत दक्षिण भारत के 12 राज्यों को ये पराजित कर देते हैं, जिसमें कौशल शासक महेंद्र। 12 राज्यों में कौन से हैं, कौशल शासक महेंद्र, महाकांतर का व्याघ्रराज, कोराल का मंतराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी
और है कोटपुर का स्वामी दत्त, कांची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, वेगी का हस्तिवर्मन, पालक का उग्रसेन, और 10वां है देवराष्ट्र का कुबेर, 11वां है एरन एरनपल का राजा दमन, और 12वां है पुष्टपुल का धनंजय। अब इतने नाम याद आपको नहीं रहेंगे, इतना नाम का अंदाजा ही आप लगा सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना कि पहले राउंड में ये उत्तर भारत को विजिट करते हैं, दूसरे राउंड में ये पंजाब के क्षेत्र को विजिट करते हैं, तीसरे राउंड में ये विंध्य क्षेत्र को विजिट करते हैं, और चौथे राउंड में ये किसको, दक्षिण भारत के इस क्षेत्र, दक्षिण भारत के क्षेत्र को 12 राज्यों को ये विजिट करते हैं। और पांचवें राउंड में क्या करते हैं, पांचवें राउंड में ये उत्तर पश्चिम जो भारत का क्षेत्र है जहां से हमेशा विदेशी शक्ति आती थी उसको ये विजिट कर लेते हैं पांचवें राउंड में। और 5 राउंड के बाद ये इतना बड़ा क्षेत्र इनको मिल जाता है। 5 राउंड के बाद देखो, एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले राउंड में ये इस क्षेत्र को विजिट करते हैं, दूसरे राउंड में इसको विजिट करते हैं विंध्य को, सॉरी दूसरे को इसमें पंजाब और फिर विंध्य को, फिर ये दक्षिण भारत वाले को करते हैं, और फिर जो मैंने जैसे बताया, और लास्ट में 5वें को ये पश्चिमोत्तर को भी विजिट कर लेते हैं। ऐसे ऐसे विजिट ये इसको कर लेते हैं। इतने क्षेत्र को इन्होंने विजिट किया है। फिर है समुद्रगुप्त की विजय नीतियां। जीतने के लिए कुछ विशेष नीतियां भी तो होनी चाहिए ना। कौन सी नीतियां अपनाई इन्होंने? राज्य पर बोधरण की नीति, मगध के आसपास के राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया, पहली नीति होती है ये। फिर है श्रव करदान, अरे नाम भी क्या क्या गजब के हैं। श्रव करदानाज्ञाकरण की नीति, यह नीति सीमांत क्षेत्रों के लिए थी, यानी कि जो उनके सीमा के नजदीक जो क्षेत्र लगते थे उन क्षेत्रों को विजित करने के लिए ये नीति अपनाई है। और तीसरे नंबर की है परिचारीकृत नीति, आठविक जनजातीय राज्यों को सेवक बनाने के लिए, जनजातीय जो क्षेत्र थे उनको अपने अधीन करने के लिए ये नीति अपनाई है। और फिर है ग्रहण मोक्षानुग्रह, दक्षिण भारत के 12 राज्यों के संघ को पराजित कर उन्हें पुनः उनके राज्य सौंप दिए, जिन राज्यों को उन्होंने विजित किया था उनको पुनः सौंप दिया। फिर है नेक्स्ट पे कन्योपायन, विदेशियों को पराजित कर उनके साथ वैवाहिक संबंध नीति। कन्योपायन किससे थी? विदेशियों को पराजित कर उनसे उनके साथ वैवाहिक संबंधों की नीति। और फिर है अश्वमेध यज्ञ के बारे में देखते हैं। अपनी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो उत्तर में हिमालय से लेकर, आपने मैप पे देखा, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेके पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। इनका इतना बड़ा क्षेत्र था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजपूताना, ये कुछ क्षेत्र इन्होंने छोड़ दिए थे। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध और गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत पर इन्होंने शासन किया है। इन कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सब पर इन्होंने शासन किया है। इतने बड़े क्षेत्र पर शासन किया है इन्होंने। फिर है इनकी कुछ अन्य विशेषताएं। आज के इसमें कुछ अन्य विशेषताएं देखते हैं कि कुछ अन्य विशेषताएं क्या थी समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ एक कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे और विद्या के संरक्षक भी थे, क्योंकि इनके जो सिक्के मिले उनसे पता चलता है कि वीणा बजाते हुए संगीत प्रेमी थे। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया तथा कविराज की उपाधि दी गई। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कविराज की उपाधि किसे दी गई थी? समुद्रगुप्त को। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। समुद्रगुप्त ने व्याघ्र, पराक्रमांक, अप्रतिरथ और पराक्रमांक आदि उपाधियां धारण की जो कि उसके सिक्कों पर मुद्रित हैं। उसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया। किसको? वसुबंधु को संरक्षण किसने दिया था? बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण किसने दिया था? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी, जिसकी अनुमति इन्होंने दे दी, जो कालांतर में विशाल बौद्ध विहार के रूप में उभरा, विकसित हुआ। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली है। परम भागवत की उपाधि मिली है इनको, परम भागवत की उपाधि दी गई है ताम्रपत्र में।
तो आज के हमने लेक्चर में देखा था कि जो शासक थे अपने श्रीगुप्त, जो इसके शासक होते हैं, संस्थापक होते हैं घटोत्कच, इनके समय में राजनीतिक स्थिति प्रारंभ मानी जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम, इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समुद्रगुप्त, जितना क्षेत्र आप मैप पे देख रहे हो सारा का सारा विकसित करने का श्रेय समुद्रगुप्त को जाता है। और इससे अगले में हम फिर पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, हम कुमारगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ऐसा करके हम पढ़ेंगे। इसके कुल मिला के 3 लेक्चर होंगे, छोटे छोटे करके, ज़्यादा बड़े नहीं है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना जरूर, आपको काम आएंगी रिवाइजिंग के लिए। थैंक यू।